नमस्कार दोस्तों, खूनी मंजर में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बनारस वैदिक यूनिवर्सिटी। आधी रात को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कोई लाइट नहीं जल रही थी। फिर भी उस 100 साल पुरानी बिल्डिंग के अंधेरे कोने में एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे इस चीज का डर खाए जा रहा था कि कहीं उसे इस वक्त कोई यहां देख न ले। उस हल्की रोशनी के नीचे किताब के पन्नों को पलटते पलटते उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। वो अपने फोन से उस पन्ने की तस्वीर लेने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से उस किताब के कुछ पन्ने फाड़े और अपनी जेब में डाल लिए। उस स्टूडेंट ने जल्दी से किताब बंद की और वहां से निकल गया। लाइब्रेरी से हॉस्टल के कमरे तक की दूरी ज्यादा नहीं थी। फिर भी उस स्टूडेंट ने एक लंबा और सुनसान रास्ता चुना ताकि किसी को यह खबर न हो कि वो प्रतिबंधित समय में लाइब्रेरी के अंदर था। हॉस्टल के कमरे के सामने पहुंचकर उसने हल्के हाथों से अपने रूम की चाबी निकाली और दरवाजा खोला। उसका रूममेट गहरी नींद में सोया हुआ था। जैसे ही वो स्टूडेंट अपने बिस्तर पर बैठा और उसने अपनी जेब से उस किताब के पन्ने निकाले, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। न वो अपनी पलकें झपका पा रहा था, न ही वो अपने हाथों को हिला पा रहा था। वो स्टूडेंट मानो अपनी ही जगह पर एक पुतले की तरह जम गया था। उसके माथे के ठीक बीचों बीच एक हल्की रोशनी नजर आ रही थी। जैसे ही रोशनी थोड़ी और तेज हुई, वो स्टूडेंट बिना किसी आवाज या हरकत के अपने बिस्तर पर बैठा बैठा ही हवा में ओझल हो गया। कलकत्ता शहर 3 दिन बाद। सुबह सुबह एक डिलीवरी बॉय शहर की पतली गलियों से गुजर रहा था। थोड़ी देर चलकर गलियां इतनी पतली हो गई कि उसे लगा कि कहीं वो गलत रास्ते तो नहीं आ गया। पार्सल पर लिखा एड्रेस और उसके फोन पर बना मैप बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। थोड़ी दूर चलकर रास्ता बंद हो गया। जब डिलीवरी बॉय ने अपना फोन देखा तो उसके फोन पर बना मैप अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ओहो, अभी अभी तो नया फोन लिया है मैंने, ये क्या हो गया इसे? डिलीवरी बॉय ने सोचा। पता नहीं कौन सी दुनिया में है इस जीवन घोष का घर। जीवन अपने कमरे में एक दर्द भरी चीख के साथ उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। और कितनी देर? जीवन मन ही मन अपनी बीमारी को कोसता हुआ बिस्तर पर बैठा रहा। उसका दर्द इतना बढ़ चुका था कि मानो उसके सर में एक न्यूक्लियर धमाका हो रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कोई हजारों सुइयां जीवन के सर में चुभा रहा हो। दर्द के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों के काले पर्दों पर एक साथ न जाने कितनी सारी तस्वीरें दिख रही थीं। उन तस्वीरों के बीच छुपे कुछ ऐसे दृश्य थे जिन्हें जीवन पहचान सकता था। उसके पापा की तस्वीर जब उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था, उसकी मम्मी की तस्वीर जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल जीता था। पर ये तस्वीरें जीवन के दिमाग में कैसे आई? तब तो जीवन पैदा भी नहीं हुआ था। जीवन अब इस दर्द को और नहीं सह सकता था। वो कांपते हुए किसी तरह अपने बिस्तर से उठा और पास ही खड़ी अलमारी में कुछ टटोलने लगा। दर्द के मारे उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसने अंदाजे से अलमारी के अंदर अपने हाथों को घुमाया और एक कांच की शीशी निकाली। बिना कुछ सोचे उसने बोतल से मुट्ठी भर नीली टैबलेट्स निकाली और उन्हें बिना पानी के ही निगल गया। फिर किसी तरह वो अपने बिस्तर तक गया और लेट गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन ने अपने दिमाग पर जोर लगाया और गहरी सांसें लेते हुए भगवान शिव का मंत्र जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूरे 108 बार शिव जी के मंत्र का जाप करते करते जीवन के सर का दर्द पूरी तरह से जा चुका था। हे नीलकंठ, हे महाकाल, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा?
स्कूल के टाइम से ही जीवन के पास एक अजीब सी शक्ति थी जिससे वो अपनी सारी पुरानी यादों को फिर से जी सकता था और उन यादों के अंदर छुपी छोटी से छोटी डिटेल को भी वो अच्छी तरह से पढ़ और परख सकता था। जीवन अपनी इस अनोखी बीमारी को कहता था ब्रेन ओवरलोड। मानो उसका दिमाग अपनी ही कल्पनाओं के भार में धंस गया हो। वो जब चाहे ब्रेन ओवरलोड का इस्तेमाल करके एग्जाम और वाइवा के जवाब दे सकता था, पर जब भी वो इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक करता तो उसके सर में जोर का दर्द होने लगता था। धीरे धीरे उसकी ये शक्ति उसके दिमाग और उसके शरीर पर हावी होती गई। जब जीवन ने अपनी इस ब्रेन ओवरलोड बीमारी के बारे में डॉक्टर्स को बताया तो उन्होंने उसे सीधा साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट जाने को कह दिया। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी जीवन की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। फाइनली जब जीवन की मम्मी उसके लिए जर्मनी से ये दवाइयां लेकर आईं, तो उसके सरदर्द को कहीं थोड़ी सी राहत मिली। जब भी तुम्हारा सरदर्द जोर पकड़े तो दवाइयों के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना। शिव जी ही तुम्हारी परेशानियों का सही हल निकाल सकते हैं। जीवन के मन में मम्मी की ये बात घर कर गई थी। उसी दिन से वो खुद को महादेव का भक्त मानने लगा था। मैं शायद कल रात ठीक से सोया नहीं, जीवन ने खुद को दिलासा दी। ये चिक्की मौसी भी ना रोज रात मेरे साथ गोस्ट रिकॉल वीडियो गेम खेलने आ जाती हैं। मुझसे बस 4 साल बड़ी है, पर फिर भी है तो मेरी मौसी ही, कैसे मना कर सकता हूं। जीवन का ब्रेन ओवरलोड कभी कभार ठीक तरह से न सोने की वजह से भी ट्रिगर हो जाता है। बिस्तर में पड़े पड़े जीवन अपनी हल्की नींद और अप्रैल की भीनी भीनी धूप का मजा ले ही रहा था कि अचानक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जीवन की बाबा, तू उठ गया? ये नानी की आवाज थी। और थोड़ी देर नानी, जीवन ने बिस्तर में पड़े पड़े ही जवाब दिया। क्यों बाबा? सपना खत्म नहीं हुआ क्या? नानी ने तंज कसते हुए कहा। नानी प्लीज, बस 5 मिनट, मैं रात को ठीक से सोया नहीं हूं। जीवन ने कुछ देर और सोने की विनती करते हुए कहा। ठीक है बेटा, नानी मान गई। क्या? नानी मान गई इतनी आसानी से? जीवन इतना सोच ही रहा था कि उसने अपनी नींद भरी धुंधली नजरों से नानी को बिस्तर के सामने खड़ा देखा। उनके हाथ में एक पानी की बाल्टी थी। नानी पानी की बाल्टी जीवन पर उड़ेलने ही वाली थी कि जीवन झट से बिस्तर पर उठ बैठा। नानी, आप क्या कर रही हो? आपको पता है ना मुझे जुकाम लग जाता है, जीवन चिढ़कर बोला। जब बाल्टी में पानी ही नहीं तो जुकाम किस बात का बेटा? नानी बाल्टी उलटते हुए बोली। सच में बाल्टी खाली थी। 70 साल की उम्र में भी नानी का दिमाग किसी तलवार से कम तेज नहीं था। चल नहा धोकर नाश्ता करने के लिए बैठ जा बाबा, नानी बोली और कमरे से बड़बड़ाती हुई निकल गई। जीवन दूसरी क्लास में था जब उसके पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पापा के गुजर जाने के बाद जीवन की मम्मी ने घर चलाने का पूरा जिम्मा अपने सर पर उठाते हुए अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। कहीं जीवन को कोई कमी महसूस न हो, इसका ख्याल रखते रखते मम्मी पूरी तरह अपने बिजनेस में व्यस्त हो गई। जीवन जब भी अपनी मम्मी को मिस करता, वो खुद को ये याद दिलाता था कि बिजनेस शब्द का जन्म बिजी शब्द से ही हुआ है। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ और जीवन को कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, मम्मी ने बिना कुछ सोचे उसे नानी के घर भेज दिया। जीवन का एक और कजिन अभिराम भी इसी घर में रहता है। अभिराम यानी अभिदादा ने नई पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है। फिलहाल तो उनकी पोस्टिंग किसी दूर दराज के गांव में हुई है, पर वो हफ्ते में 1-2 बार घर पर रेस्ट करते या टीवी पर फुटबॉल देखते हुए दिख ही जाते हैं। नाना, नानी, अभिदादा और जीवन के अलावा इस घर में रहती है जीवन की सारी परेशानियों की जड़ चिक्की मौसी, जो कि जीवन की रात की नींद बर्बाद करने के बाद आराम से चाय की प्याली सुड़काती हुई डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। जीवू, तू इतनी जल्दी उठ गया? चिक्की मौसी ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। कोई इतनी सुबह इतना फ्रेश कैसे दिख सकता है? जीवन ने मन ही मन सोचा और खुद की आंखों के नीचे पड़े काले गड्ढों को आईने में देखा। आप रात को गेम के बहाने मुझे सोने नहीं देती और आपकी अम्मा दिन में, जीवन अपनी दबी हुई आवाज में बड़बड़ाया। ओ मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, आज मैं तुझे शॉपिंग कराने ले जाऊंगी, जो चाहे खरीद लेना,
ठीक है? चिक्की मौसी ने अपनी टिमटिमाती आंखों से जीवन की तरफ देखा और स्माइल करने लगी। ठीक है, जीवन मंत्रमुग्ध होकर बोला और नाश्ता करने लगा। की बोली? तू इसे कहीं नहीं लेकर जा रही? नानी किचन से भागते हुए आई। क्या मम्मी, देखो इसके कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। कम से कम एक अच्छी सी जीन्स और एक दो शर्ट्स खरीद दूं इसके लिए। दीदी क्या सोचती होगी कि हम उनके बेटे का इतना भी ख्याल नहीं रख सकते? चिक्की मौसी बोली। अच्छा, एक साथ तुम दोनों के पैर तोड़ दूं? नानी ने अपनी धीमी और प्यारी सी आवाज में कहा। तू अकेली जाएगी और उस लड़के से मिलेगी। घर से थोड़ी ही दूर वो डिलीवरी बॉय अब भी जीवन के घर का रास्ता ढूंढते हुए भटक रहा था। आप मंजिल से केवल 200 मीटर दूर हैं। डिलीवरी बॉय के फोन से निकलती आवाज ने उसको सूचित किया। डिलीवरी बॉय ने अपने इर्द गिर्द देखा और पास ही चल रहे एक बुजुर्ग इंसान से मदद मांगी। बाबूजी, ओ बाबूजी, क्या आपको पता है कि ये जीवन घोष का घर कहां पर है? अरे इस तरफ नहीं, जीवन घोष का घर तो दूसरी गली में है। इस इलाके में नए आए हो क्या? बुजुर्ग आदमी ने डिलीवरी वाले से कहा। डिलीवरी बॉय का माथा ठनक गया। पता बार बार गलत निकल रहा था, डिजिटल मैप भी भटका रहा था और अब ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि जीवन घोष का घर तो दूसरी गली में है। उसने झुंझलाकर पार्सल की ओर देखा। जाने क्या बात थी इसमें जो इसे मंजिल तक पहुंचाना इतना मुश्किल हो रहा था। घर के अंदर नानी अब भी चिक्की मौसी को मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। देख, बचपना छोड़ दे, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। इस निकम्मे के साथ घूमना छोड़ दे। नानी ने सीरियसली बोला। निकम्मा किसको बोल रही हो मम्मी? आपका नाती है ये और मेरा भांजा। एक माँ की तरह प्यार करती हूं मैं इससे, है ना जीवू मेरा बाबा? चिक्की मौसी बोली और जीवन की तरफ अपना सर घुमाकर एक आंख मारी। की रे नालायक, तू किस बात का बदला ले रही है मुझसे? नानी गिड़गिड़ाती हुई बोली। स्कूल में मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स रिजेक्ट करने का बदला ले रही हूँ, चिक्की मौसी शान से बोली। आज मैं तुम दोनों के पैर तोड़ने वाली हूँ। नानी करची घुमाती हुई किचन की तरफ निकल गई। जाकर रेडी हो जा, चिक्की मौसी ने धीमी आवाज में जीवन से कहा और तैयार होने चली गई। बस तभी घर के इंटरकॉम का फोन बजने लगा। जीवन ने फोन उठाया। कौन है? डिलीवरी है, गेट में एंट्री की परमिशन दे दीजिए। फोन से जवाब आया। ठीक है। डिलीवरी? मैंने क्या मंगाया था? कहीं ब्रेन ओवरलोड के साथ मुझे भूलने की बीमारी तो नहीं लग गई? ठीक उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। जीवन सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने दरवाजा खोला। आपका नाम जीवन घोष है? डिलीवरी वाले ने पूछा। जी, जीवन बोला। बनारस से आपके लिए एक पार्सल आया है, यहां साइन कीजिए, डिलीवरी वाला बोला। जीवन ने पार्सल अपने हाथों में लिया और उसे देखने लगा। पार्सल उसी के नाम का था, एड्रेस भी सही था, पर बनारस से उसे कौन पार्सल भेज सकता है? कहीं बद्री भैया? पर उनसे तो कई दिनों से बात ही नहीं हुई थी। जीवन ने दरवाजे पर खड़े खड़े पार्सल टटोला और उसे खोला। डब्बे के अंदर एक सेल फोन था और उसके साथ एक काले रंग का सिम कार्ड। जीवन ने पहले फोन चेक किया और फिर उसकी नजर उस ब्लैक सिम कार्ड पे गई। उस काले रंग के सिम कार्ड पर एक चंद्रमा के आकार का निशान बना हुआ था। उस चंद्रमा के निशान पर हल्की सी रोशनी पड़ते ही वो कार्ड जगमगा उठा। ये क्या हो सकता है? कहीं ये कोई नई फोन कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो नहीं है? जीवन ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी उंगलियों के बीच से एक पेपर का टुकड़ा नीचे गिरा। जीवन ने वो पेपर उठाया और उसे पलटा। पेपर के पीछे लिखे मैसेज को पढ़ते ही जीवन का दिमाग चक्कर खाने लगा। जीवन, मेरे भाई, ये कार्ड तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, पर हां, इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। ये जितना चमत्कारी है उतना ही खतरनाक। इसे तुम मेरी तरह हल्के में मत लेना। हर हर महादेव, तुम्हारा प्रिय बद्री भैया। आखिर क्या है इस ब्लैक सिम कार्ड का राज? क्या ये सच में चमत्कारी है या खतरनाक? और बद्री भैया ने इसे जीवन के पास ही क्यों भेजा? जानने के लिए सुनते रहिए तंत्र मैट्रिक्स। अगले एपिसोड में सुनिए, डर के मारे जीवन के पसीने छूट रहे थे। कहां गायब हो गया वो मनहूस सिम कार्ड?
ये क्या भेज दिया है मुझे बद्री भैया ने? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? बनारस वैदिक यूनिवर्सिटी के उसी कमरे में जहां से वो 3rd ईयर का स्टूडेंट आधी रात को गायब हो गया था, वहां काला सूट पहने 2 ऑफिसर्स कुछ छानबीन कर रहे थे। भास्कर सर, ये देखिए, शिलादित्य, एक युवा ऑफिसर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। दूसरा ऑफिसर, जो कि उम्र में थोड़ा बड़ा था, उसने शिलादित्य की दी हुई पर्ची अपने हाथ में ली। वो किसी कुरियर कंपनी की रसीद लग रही थी। तुमने तो बड़ा हाथ मारा है शीला, भास्कर ने कहा। रसीद पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, जीवन घोष, हाउस नंबर 15, सोमनाथ बाजार, कलकत्ता। भास्कर ने रसीद को ध्यान से पढ़ा और हल्की मुस्कान दबा ली। शीला ने भी एक नजर भास्कर की ओर डाली। उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो किसी के भाग्य का फैसला करने से पहले आता है। कमरे की घुटन भरी हवा में एक अजीब सी निशब्द सहमति तैर गई। पर्ची पर लिखा नाम अब महज एक पता नहीं था, बल्कि एक निशाना बन चुका था। जीवन घोष शायद इस खतरे से अनजान था, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहने वाला था। जल्द ही सोमनाथ बाजार की शांत गलियों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आहट भी अभी किसी ने नहीं सुनी थी। कलकत्ता शहर। जीवन ने डिलीवरी बॉय का दिया हुआ पार्सल अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में बद्री भैया का भेजा हुआ वो पेपर। जैसे ही जीवन ने उस पर लिखा वो मैसेज पढ़ा, कुछ मिनटों के लिए तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। इस बार उसका ब्रेन ओवरलोड नहीं हुआ था, बल्कि इस बार सच में उसका दिमाग किसी भी तरह का कनेक्शन बिठाने में नाकामयाब था। जीवन गहरी चिंता में अपने बाल नोचते हुए कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। तभी चिक्की मौसी आई और दरवाजा खटखटाने लगी। जीवू, तू रेडी हो गया? चिक्की मौसी प्यार से पूछने लगी। चल चल जल्दी कर, इससे पहले तेरी नानी बाथरूम से निकले हम निकल जाते हैं। आप चली जाओ मौसी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जीवन ने बोलते बोलते जोर से खांसने की एक्टिंग की। चलना जीवू, बहाने मत बना, पार्क स्ट्रीट पर मोमोज खाएंगे, तेरी तबीयत 1 सेकंड में ठीक हो जाएगी। चिक्की मौसी भी जीवन की सारी कमजोरियां अच्छी तरह से जानती थी। जीवन, जीवन। चिक्की मौसी ने 1-2 बार और जीवन को बुलाने की कोशिश की, पर जीवन चुपचाप खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद चिक्की मौसी के कदमों को घर से बाहर जाते सुन उसने राहत की सांस ली ही थी कि उसे बद्री भैया के भेजे हुए पार्सल की याद आई। जीवन ने पार्सल में आया फोन निकाला और उसे चलाने की कोशिश की। फोन न स्विच ऑन हो रहा था और न ही चार्ज। सिम कार्ड भी फोन में फिट नहीं हो रहा था। जीवन ने सिम कार्ड निकालकर अपनी जेब में रख लिया। ये कैसा फोन भेजा है बद्री भैया ने, जीवन ने सोचा। बद्री नारायण यादव उर्फ बद्री भैया जीवन के सगे न होकर भी रिश्तेदारों से बढ़कर थे। बद्री भैया और जीवन एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो उससे सिर्फ 2 साल बड़े थे। जब भी स्कूल के दूसरे बच्चे जीवन के पिताहीन होने का मजाक उड़ाते तो बद्री भैया ही आकर जीवन की तरफदारी करते। जीवन को बचाने के लिए बद्री भैया स्टूडेंट से तो क्या, टीचर से भी भिड़ जाते थे। जीवन सच में बद्री को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। स्कूल के बाद बद्री भैया किसी रिसर्च फेलोशिप के चलते बनारस वैदिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए थे। सोशल मीडिया पर कभी कभी उनसे बात हो जाया करती थी, पर उसके अलावा काफी टाइम से बद्री भैया से जीवन की बात नहीं हुई थी। ऐसे में उनका अचानक जीवन को ये पार्सल भेजना, ये बात जीवन को कुछ अजीब सी लग रही थी। वो अपने कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक चलने लगा और मन ही मन इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगा। न तो पार्सल में आया फोन किसी काम का है और न ही ये ब्लैक सिम कार्ड। ऊपर से बद्री भैया का मैसेज, ये कार्ड तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्या मतलब हो सकता है इस बात का? ये सारे सवाल जीवन को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसने अपना फोन उठाया और सीधा बद्री भैया को कॉल लगाया। फोन काफी देर तक रिंग होता रहा पर किसी ने फोन नहीं उठाया। कैसे हो बद्री भैया, ये क्या भेजा है आपने? जीवन ने टाइप किया और मैसेज भेज दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे आधे घंटे तक बद्री भैया का कोई रिप्लाई नहीं आया। बद्री भैया हमेशा फोन अपने पास ही रखते थे और अमूमन जीवन के किसी भी मैसेज का जवाब वो 1 मिनट में ही दे देते थे।
जीवन को यह चिंता खाए जा रही थी। उसने अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए अपना फोन उठाया और बद्री भैया को फिर से कॉल लगा ही दिया। इस बार भी बद्री भैया ने फोन नहीं उठाया। जीवन धीरे धीरे परेशान हो रहा था। तभी थोड़ी देर में जीवन का फोन बजा। फोन पर लिखा था बद्री भैया कॉलिंग। क्या भैया कैसे हो? जीवन ने पूछा। जीवन जवाब आया, पर बद्री भैया की आवाज नहीं थी। अंकल आप? बद्री भैया कहां हैं? जीवन ने यादव अंकल यानी बद्री भैया के पापा की आवाज एक सेकंड में पहचान ली। बेटा वो बात दरअसल ये है कि आप ये बात खुद तक ही रखना, पर बद्री 3 दिन से गायब है। ये सुनते ही जीवन को एक धक्का सा लगा। क्या अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? बद्री भैया गायब है? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पुलिस से बात की? जीवन ने पूछा। मैं अभी बनारस आया हूँ। यहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। न बद्री के हॉस्टल वालों को कोई आइडिया है, न ही यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं है। मैं अभी पुलिस के साथ ही हूँ। क्या तुम्हारी बद्री से कोई बात हुई है? यादव अंकल ने पूछा। जीवन ने बद्री भैया के भेजे हुए पार्सल की ओर देखा और फिर बोला, नहीं अंकल, मेरी तो काफी दिनों से बात नहीं हुई है। उसने पार्सल के बारे में कुछ न बोलना ही ठीक समझा। अंकल क्या बद्री भैया की किसी के साथ कोई अनबन या कोई झगड़ा हुआ था? बद्री भैया थे तो चालाक और ज्ञानी, पर उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल और झगड़ालू किस्म का था। नहीं बेटा, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, अंकल ने कहा। ठीक है अंकल, मैं रखता हूं। कुछ भी जरूरत या अपडेट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप अपना और आंटी का ख्याल रखिएगा। हाँ, जीवन ने कहा और जल्दी से उसने फोन काट दिया। बद्री भैया 3 दिन से गायब है। न यूनिवर्सिटी के किसी को खबर है, न ही हॉस्टल में। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई सुराग नहीं। आज की इस डिजिटल एज में कोई ऐसे हवा में थोड़ी गायब हो सकता है। अद्भुत सी बात है। जीवन ने यह सोचते हुए पार्सल पर लिखी डेट को फिर से पढ़ा। पार्सल उसके पास 3 दिन पहले भेजा गया था। मतलब जिस दिन बद्री भैया ने यह पार्सल भेजा, ठीक उसी दिन से वो गायब है। क्या ऐसा हो सकता है कि बद्री भैया का गायब होना और इस ब्लैक सिम कार्ड का कोई कनेक्शन हो? यह ख्याल जीवन के मन में आते ही उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उस ब्लैक सिम कार्ड को ढूंढने की कोशिश की, पर उसने चाहे जितना भी अपनी जेबों को टटोला, उस ब्लैक सिम कार्ड का कोई अता पता नहीं था। सुबह से ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जीवन ने परेशान होकर सोचा। पहले बद्री भैया और अब ये ब्लैक सिम कार्ड, ये गायब कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं पर था, गया कहां? जीवन ने फिर से अच्छी तरह से अपनी शर्ट और पैंट के पॉकेट्स खंगाले, पर कार्ड कहीं भी नहीं मिला। फिर उसने एक झाड़ू उठाया और पूरा कमरा छान मारा। छोटा सा कार्ड है, कहीं किसी एक कोने में गिर गया होगा। जीवन ने पूरे कमरे में ध्यान से झाड़ू लगाया, पर उस ब्लैक सिम कार्ड का कोई अता पता नहीं था। यह कैसे हो सकता है? जीवन थककर अपने बिस्तर पर बैठ गया। अब उस ब्लैक सिम कार्ड को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, ब्रेन ओवरलोड। ब्रेन ओवरलोड को ट्रिगर करने का एक अचूक तरीका था। अपने दिमाग को ठंडा रखो और जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो उस पर अपने दिमाग को फोकस करो। जब भी जीवन ब्रेन ओवरलोड को ट्रिगर करने की कोशिश करता, उससे पहले कुछ सेकंड उसे अपने पापा की तस्वीर दिखती। शुरू में उसके पापा की तस्वीर काफी धुंधली दिखती थी, पर अभी कुछ महीनों से वो तस्वीर काफी क्लियर दिखाई पड़ती है। जीवन अपनी हाल फिलहाल की इस इंप्रूवमेंट से काफी खुश था। धीरे धीरे जीवन के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, मानो उसका दिल और दिमाग कोई इंडक्शन मोटर या किसी डीजल गाड़ी का इंजन हो। इस बार उसके सामने एक सिंपल सा टास्क था। उसे अपने पिछले 1 घंटे को रिवाइंड करना था और उस ब्लैक सिम कार्ड को ढूंढना था। जैसे किसी टेप रिकॉर्डर पर कैसेट रिवाइंड होती है, वैसे ही जीवन के दिमाग के अंदर पूरा पिछला 1 घंटा रिवाइंड हो रहा था। कुछ ही सेकंड में जीवन उस समय तक पहुंच गया जब उसने उस ब्लैक सिम कार्ड को अपने हाथ में पकड़ा था। जीवन ने खुद को पार्सल खोलते हुए देखा, फिर उसने बद्री भैया का मैसेज पढ़ा, फिर चिक्की मौसी से बात की। उसके बाद पार्सल वाले बॉक्स को देखा और सिम कार्ड को अपने पॉकेट में डाल दिया। फिर वो लगभग 15 मिनट तक टेंशन में था और रूम में इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने बद्री भैया के पापा के साथ बात की।
फोन रखने के बाद वो सिम कार्ड ढूंढने लगा, जिसके चलते उसने पूरे रूम की सफाई की। जीवन ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार पिछले 1 घंटे की घटनाओं को वो अपने दिमाग में रिवाइंड करके देखा। उसने अपने दिमाग के अंदर एक एक डिटेल, एक एक पल को अच्छी तरह से परखा और हर बार नतीजा एक ही निकला कि वो सिम कार्ड उसके पॉकेट में ही होना चाहिए। पर फिर भी वो ब्लैक सिम कार्ड उसके पॉकेट में नहीं था। डर के मारे जीवन के पसीने छूट रहे थे। कहां गायब हो गया होगा वो मनहूस सिम कार्ड? ये क्या भेज दिया मुझे बद्री भैया ने? ये कोई मजाक तो नहीं? इससे पहले कि जीवन कुछ और सोच पाता, उसके दिमाग के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। हजारों लाखों आवाजें जैसे एक साथ बोल रही थी, जैसे कोई जोर से एक बेसुरा ऑर्केस्ट्रा बजा रहा हो। अनगिनत आवाजें एक दूसरे को चीरती हुई उसके माथे के अंदर गूंज रही थी। जीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे खुद की सोच भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। आवाजें कम हुई भी नहीं थी कि अचानक से जीवन के मन के पर्दों पर लाखों तस्वीरें छपने लगी और उसका सर दर्द के मारे फटने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई गर्म तेल उसके सर पर उड़ेल रहा हो या कोई गर्म लोहे का सरिया उसके माथे पर हथौड़े की तरह पीट रहा हो। जीवन की नाक से खून बहने लगा। वो अपने सर के बाल नोच रहा था और उसे यकीन हो चला था कि ये उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जीवन ने कहीं से हिम्मत जुटाई और खुद को घसीटता हुआ वो अपनी नीली दवाई की बोतल तक जा पहुंचा। उसने मुट्ठी में 5 टैबलेट ली और एक ही बार में उन्हें निगल गया। कुछ लम्हों के बेकाबू सर दर्द के बाद वो रेंगता हुआ अपने बिस्तर पर बैठा। उसका माथा सुन्न और चेहरा लाल पड़ चुका था, पर ईश्वर की दया से उसकी सांसें अब भी चल रही थी। बद्री भैया ने ये क्या भेज दिया है मुझे? उनके तो इतने सारे दोस्त हैं, पर उन्होंने मुझे ही ये कार्ड क्यों भेजा? और भेजा भी तो ठीक से कुछ बताया क्यों नहीं? एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि बद्री भैया ने मुझे ये कार्ड इसलिए भेजा है क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे नाना जी और अभी दादा पुलिस में हैं? क्या वो इस कार्ड के जरिए मुझसे कोई मदद मांग रहे हैं? पर उन्होंने कार्ड सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं भेजा? क्या उनका भरोसा पुलिस पर से उठ चुका है? उफ, सवाल इतने सारे थे पर जवाब एक भी नहीं। जीवन ने अपनी सांसों पर काबू पाया ही था कि अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। जीवन के दिल की धड़कनें फिर से तेज हो चली। जीवन सुन रहा था, नानी किचन से निकली और उनके पैरों की आहट सीधे दरवाजे पर जाकर रुकी। उन्होंने दरवाजा खोला और पूछा, जी कौन है आप लोग? माने किसे ढूंढ रहे हैं आप? दरवाजे के उस पार खड़े एक आदमी ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, नमस्ते मैडम, हम कलकत्ता शहर के पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। क्या जीवन घोष घर पर हैं? बाहर वही काले सूट वाले अधिकारी खड़े थे जो बनारस वैदिक यूनिवर्सिटी में छानबीन कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सर्द चमक थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि शिकारी और शिकार के बीच का खेल अब अपने आखिरी मोड़ पर है। क्या है ये पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और ये ऑफिसर्स जीवन को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या इसका बद्री भैया के गायब होने से कोई कनेक्शन है? और वो मनहूस ब्लैक सिम कार्ड गया कहां? जानने के लिए सुनते रहिए तंत्र मैट्रिक्स। घर से बाहर निकलते हुए उस अफसर ने जीवन को धीरे से खुद की ओर खींचा और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना जीवन, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है।